नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। 23 जून शुक्रवार को विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है और इस बैठक से पहले कई दलों के नेता पटना पहुंच चुके हैं। जो नहीं पहुंचे हैं वे कल सुबह 10 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे। इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि ये देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट होगा और आने वाले दिनों में विपक्ष जो है कड़ी टक्कर बीजेपी को देगी। इसी मसले पर हम बात करते हैं आरएडी के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार से। हेमंत जी, जिस तरह से विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, जो तैयारी है और जो आज जो नेताओं का आगमन हुआ है उसको देखते हुए ये मैं कह सकता हूँ, जो तस्वीरें आई हैं उन लोगों के मिलने जुलने की, आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो आई हैं, तो वो सीधे लालू यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर गई हैं, राबड़ी देवी के आवास पर, और वहाँ उनकी मुलाकात हुई है। काफ़ी गर्मजोशी के माहौल में वह मुलाकात हुई है। ममता बनर्जी ने लालू यादव के पैर छुए हैं, लालू यादव ने उनको आशीर्वाद दिया है और माहौल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी घर में बेटी का आगमन होता है, उस तरह से काफ़ी भावुक माहौल था वह। और उसी तरह आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो भाकपा माले के दफ्तर जगत नारायण रोड में, जो कदम कुआं के इलाके में है, काफ़ी वो समझिए कि संकीर्ण इलाका है, और तो वहाँ वो दीपंकर भट्टाचार्य से मिलने पहुँचे, वहाँ शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया और कहा कि पाटलिपुत्रा की धरती पर आपका स्वागत है। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं, ये जो मैसेज है वो ये है कि कल जो बैठक होने वाली है वो सिर्फ दलों को जोड़ने के लिए नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने की बैठक है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्यों? और यह इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी बड़े मिशन पर काम करते हैं तो सबसे पहले आपस में एक सौहार्दपूर्ण माहौल, आपस में एक बॉन्डिंग, आपस में एक मजबूत रिश्ता, और वो बनता है एक दूसरे के प्रति विश्वास और स्नेह से। और ये स्नेह और विश्वास ये झलक रहा है। नीतीश कुमार जो वहाँ गए भाकपा माले के ऑफिस में, तो ये ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो वहाँ जाएंगे, क्योंकि दीपांकर के ठहरने के लिए यहाँ अलग से व्यवस्था थी, लेकिन वो अपने पार्टी के दफ्तर में ही ठहरे हैं। और नीतीश कुमार को जब जानकारी मिली कि वो आ गए हैं तो वो उनसे मिलने वहाँ गए, और उसके पहले एयरपोर्ट पर जो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, वो दीपांकर को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर खड़े थे। उनके साथ माले के स्टेट सेक्रेटरी कुणाल थे, पार्टी के विधायक दल के नेता महबूब आलम थे, और भी कई लोग थे, राजाराम सिंह थे जो किसान नेता हैं और पूर्व विधायक भी हैं। तो ये पूरा माहौल जो है वो एक तरह से दलों के बीच में एक बॉन्डिंग को और मजबूत करने वाला है, क्योंकि आप अगर बीजेपी से लड़ने की, बीजेपी को अपदस्थ करने की बात कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपस में विश्वास और सौहार्द बढ़ाना है। ममता बनर्जी जब वहाँ गई तो लालू जी के यहाँ, तो उन्होंने उनका पाँव छुआ, उनसे आशीर्वाद लिया, राबड़ी देवी को उन्होंने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। उसके बाद वो उन लोगों के लिए कुछ तोहफा भी लेकर के आई थी, जो कपड़ा था, तो लालू यादव को उन्होंने कपड़ा दिया, राबड़ी देवी को दिया और तेजस्वी यादव को दिया। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि लालू जी देश के बहुत सीनियर नेता हैं और इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उन्होंने उनको जेल भेजे जाने, उनका स्वास्थ्य खराब होने, उनकी बीमारी, उनका इलाज, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत की। तो ये है कि जो कल मीटिंग होने वाली है उसमें तो राजनीतिक एजेंडा तय होगा ही, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बात होगी, 1-to-1 फाइट पर बात होगी। कल ये स्पष्ट है कि वो कल की बैठक में कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा इस पर कोई चर्चा नहीं होनी है। सबसे पहले ये होना है कि आप बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के रिजीम के खिलाफ अगर एकजुट हो रहे हैं तो मिनिमम सहमति, न्यूनतम सहमति का बिंदु क्या होगा, इस पर वो बैठक होने जा रही है। इसलिए कल की बैठक से पहले आज का जो माहौल है वो शो कर रहा है कि यह दलों को जोड़ने के साथ साथ दिलों को जोड़ने वाली भी बैठक है। कल राहुल गांधी आ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। पहली बार राहुल
वो सदाकत आश्रम में जाएंगे। सदाकत आश्रम एक ऐतिहासिक जगह है जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ वो स्थान है। आज़ादी के अनेक सिपाही वहाँ आए हैं, महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोग वहाँ आ चुके हैं। तो वहाँ राहुल गांधी को के स्वागत के लिए बड़ी तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है। पूरा सदाकत आश्रम को सजाया गया है। उसी तरह पटना में देखेंगे तो पटना में पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिया गया है। पूरे पटना में राहुल गांधी का पोस्टर लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, खड़गे का लगा हुआ है, नीतीश कुमार का लगा हुआ है, स्टालिन का लगा हुआ है, अखिलेश यादव का लगा हुआ है, ऐसे तमाम जितने केजरीवाल का भी लगा हुआ है। तो आज केजरीवाल भी आए, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आए, जो राज्यसभा के मेंबर हैं राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के, वो भी आए हैं। और वो लोग तख्त हरमंदिर में वहाँ दर्शन करने के लिए गए हैं। तो अब महबूबा मुफ्ती सुबह में आई है, जो पीडीपी की अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर की। दूसरी बात यह है कि ये तमाम जो लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के रिजीम से किसी न किसी रूप में सताए हुए लोग हैं। उसको मैं इस रूप में कहूँगा कि जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जो फारूक अब्दुल्ला भी कल आएंगे, एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर को 3 भागों में बांट दिया गया, स्टेटहुड उसका ख़त्म कर दिया गया। उधर आप देखेंगे ये महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ दिया गया, वहाँ शिवसेना सरकार से बेदखल हो गई। उसी तरह आप देखेंगे कि शरद पवार के परिवार में भी फूट डालने की कोशिश की गई। यहाँ आप देखेंगे कि लालू यादव के खिलाफ तरह तरह के लगातार ये हो रहा। आज यहाँ छापेमारी हुई है विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार, उनके साले के घर पर। तो कुल मिलाकर यह जब कहा जा रहा है कि बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है और इस देश के संविधान को बदलने के लिए, इस देश के इतिहास को बदलने के लिए आमादा है। और महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। इन चीज़ों पर बातचीत करने के बदले, इन चीज़ों को हल करने के बदले वो सिर्फ ये ऐसा कर रही जैसे लग रहा है कि देश 2014 के बाद ही आज़ाद हुआ, तो उसके पहले देश गुलाम था। ये तो इसको लेकर के जो विपक्ष की गोलबंदी है, उस गोलबंदी के तहत ही कल की मीटिंग होने वाली है और यह मीटिंग महत्वपूर्ण होगी। और जैसा कि आपने कहा कि यह देश के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा, तो निश्चित रूप से कल की बैठक से जो संदेश जाएगा, जो फैसले लिए जाएंगे, वो फैसले देश के इतिहास में, देश की सियासत में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। जी जी जी, आपने कहा कि बीजेपी जो है इस बैठक से कहीं ना कहीं प्रताड़ित लोग हैं और बीजेपी लेकिन इस बैठक से बेचैन है। बीजेपी कार्यालय में बाकायदा होर्डिंग्स लगाई गई है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। उसमें बताया गया है कि जो बैठक हो रही है वो ठग्स ऑफ इंडिया की बैठक हो रही है, न कि विपक्षी दलों की बैठक हो रही है। बिल्कुल, ये एक तरह से बीजेपी की बेचैनी भी इससे जाहिर हो रही है कि यह जो बैठक हो रही है वो बीजेपी की बेचैनी बढ़ाने वाली बैठक है। क्योंकि जो फार्मूला सामने जो रखा गया है उससे ये लग रहा है कि अगर उस फार्मूले पर अगर बात बनती है, विपक्ष अगर आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। और बीजेपी इसको हमेशा ये अंडरमाइन करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इसको कम दिखाने के लिए कि यह कुछ भी नहीं हो रहा है, यह मेढकों को तोड़ने वाली बात है, यह ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के लोगों की बात है, यह तरह तरह यह इमरजेंसी थोपने वाले लोगों की के गोद में लोग जाकर बैठ रहे हैं, जेपी के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि सही बात है कि देश अघोषित इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। आप देखेंगे कि एक ब्रजभूषण शरण सिंह हैं जो रेप के आरोपित हैं, वो आज तक गिरफ्तार नहीं किए गए। उनको बचाने के लिए तमाम तरह के उपाय किए गए, उनके ऊपर पास्को लगाया गया। जी बिल्कुल। और वो तब तक हटा उसको जिसके बयान पर, जिसके इस शिकायत पर पास्को लगा, उसके बयान बदलवाने तक का इंतजार किया गया, किसी तरह दबाव डाल के तमाम तरह की कोशिशें हुई। जबकि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि साधारण मामलों में जैसे ही किसी के विपक्ष के नेताओं के यहाँ के खिलाफ कोई मामला आता है, तो पड़ोसी राज्य जो यूपी है वो एक तरह से हिंदुस्तान में नज़ीर बना हुआ है बुलडोजर राज का। वहाँ बुलडोजर लोगों पर चलने लगता है। उन पर कोई मुकदमा हुआ, उसके बाद उनका घर, दुकान, मकान सब अचानक अवैध हो जाता है और उसको बुलडोज कर दिया जाता है। तो यह जो पूरी
पूरी प्रक्रिया है यह निश्चित रूप से एक अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश को ले जाने वाला है। तो ये इतिहास में ले जाकर के अगर कांग्रेस, और यही नहीं, घोषित इमरजेंसी का सबसे और कई उदाहरण है कि बच्चों के पाठ्यक्रम तक से छेड़छाड़ की। बिल्कुल, जो सिलेबस है उसको बदला जा रहा है। अब आप मुगलों का जो मुगल पीरियड जिसको कहते हैं हिंदुस्तान में, जो उस स्वर्णिम काल बताया, तो उसको उस पीरियड के तमाम तरह के जो ऐतिहासिक ये हैं धरोहर हैं, विरासत है, उन तमाम चीज़ों को मिटाए, नाम बदलने की लगातार कवायद चल रही है। एक से एक नाम बदले जा रहे हैं। जैसा लग रहा है कि ये इस देश में उसके पहले जो कुछ भी था उन तमाम चीज़ों को मिटा देना है। यानी कि जो साझी संस्कृति, साझी विरासत जो है उसके जितने प्रतीक हैं, जितने चिन्ह हैं, उन तमाम चीज़ों को मिटा देने की कवायद चल रही है। तो ये निश्चित रूप से ये, और यह एक तरह से विपक्ष को हाशिए पर डाल देने के लिए जो काम हो रहा है उसके खिलाफ भी यह गोलबंदी है। यह पहली बार इस देश में लोगों ने महसूस किया कि सवाल सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से पूछा जाता है। जब कोई महंगाई का सवाल आता है, जब बेरोजगारी का सवाल आता है, जब लोगों के हक और अधिकार की बात आती है, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता, स्वायत्तता की जब बात आती है, तो विपक्ष के से सवाल पूछा जाता है कि आपके समय में ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अगर आज कोई कांग्रेस की इमरजेंसी की बात अगर करता है, इंदिरा रिजीम में जो आपातकाल लगा था उसकी बात करता है, तो उसमें एक बात ये कही जाती है कि इस देश में अगर लोकतंत्र, इस देश में संविधान और इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्वायत्त संस्थाओं, संवैधानिक संस्थाओं का बीजारोपण अगर हुआ तो आज़ादी की जो विरासत है, उस विरासत के जरिए जो कांग्रेस रिजीम था उसमें हुआ। और जो ये इसको माना जाता है कि इंदिरा शासन काल में जो आपातकाल लगा था उसको एक भटकाव माना जाता है। लेकिन इनके रिजीम में जो कुछ हो रहा है वो लग रहा है कि इनकी पूरी सोची समझी प्लानिंग के तहत ये सब हो रहा है। चाहे देश का इतिहास बदलने का सवाल हो, चाहे देश का संविधान बदलने का सवाल हो, चाहे लोगों की सामाजिक सुरक्षा का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, ये तमाम चीज़ों को ये ख़त्म करने की दिशा में ये बढ़ रहे हैं। तो इस लिहाज से जो बैठक होने वाली है वह एक महत्वपूर्ण बैठक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दलों को जोड़ने के साथ साथ दिलों को जोड़ने वाली भी बैठक है। दिलों को जोड़ने वाली बैठक होगी कल। हेमंत जी, कहा जा रहा है कि अगर सहमति बनती है तो कल जो है बैठक में कन्वेनर भी चुने जाएंगे और किसी न किसी को जो है कन्वेनर चुन लिया जाएगा। तो इसको लेकर के क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल हो सकता है कि क्योंकि जब अब ये आगे स्टेज बढ़ेगा, क्योंकि ये अंतिम बैठक है नहीं, यह बैठक की शुरुआत है। इसके आगे बैठकों का सिलसिला बढ़ेगा और इसमें जितने दल आ रहे हैं उन दलों का भी दायरा बढ़ेगा। इसमें जो दल आ रहे हैं उसके अलावा भी दल आएंगे, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि अभी जो प्रोमिनेंट दल हैं अलग अलग राज्यों के, उनको बुलाया गया है। जिन लोगों ने कम से कम कमिटमेंट शो किया है कि बीजेपी के खिलाफ उनको लड़ना है, उनको बुलाया जा रहा है। जिन लोगों में थोड़ी भी दुविधा है उनको छोड़ा अगर गया है तो उनसे बात आगे भी जारी रहेगी और उन लोगों को भी बुलाया जाएगा। ऐसी जानकारी हम लोग के पास में है और ऐसा लगातार ये कहा जा रहा है। जो लोग इसको देख रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो एक तरह से उनकी तरफ से बात रख रहे हैं, तो इससे स्पष्ट है कि ये दलों का भी दायरा बढ़ेगा। और कन्वेनर जहाँ तक चुनने की बात है तो मुझे लग रहा है कल कन्वेनर, क्योंकि अब आगे एक तो संयोजन करना ही होगा। जब आगे बात बढ़ेगी तो कोई ना कोई आदमी एक केंद्र में होगा जिसको संयोजक चुना जाएगा। मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार शायद संयोजक चुने जाएं कल की बैठक से। जी, इसकी बहुत संभावना है। जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीएम नीतीश जो है, क्योंकि उन्होंने ही विपक्षी एकता की पहल की थी और भले ही ये पहल लालू यादव के कहने पे हुई हो या फिर महागठबंधन में उनके आने के बाद हुई हो, लेकिन नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, तो शायद तमाम दल इस पे सहमत हो जाएं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आदमी के, एक व्यक्ति के, एक नेता के प्रयास का फल नहीं है। सब लोग इसमें लगे हुए हैं और लालू यादव एक तरह से इसमें कैटलिस्ट की भूमिका, उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा हो कि कल लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए शाम में 7 बजे उनके आवास पर, अपने घर से निकल करके उनके आवास पर चले गए। लगभग 45-40 मिनट तक उनसे बातचीत हुई और वो उनका हालचाल भी जानने के लिए गए थे। और इस बैठक को लेकर तैयारियों के सिलसिले में चाहे आंतरिक जो बातचीत है उन बातचीत पर भी, दूसरे की लालू यादव पर बहुत सारे लोग रिलाय करते हैं, उनकी बात को लोग काटते नहीं हैं, उनकी बात
बात मानते हैं। उसमें बहुत सारे नाम हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे MK स्टालिन हो, ये तमाम लोग हो, शरद पवार हो, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो सब लोग इसमें उनका सम्मान करते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो लालू यादव एक ऐसी भूमिका में रहेंगे क्योंकि उनको भी कल मीटिंग में रहना है कि कहीं भी कुछ अगर ये है खिंचाव है तो उसको कम करने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी। तो कल की बैठक निश्चित तौर पर विपक्षी एकता की जो बैठक है वो ऐतिहासिक बैठक है, देश की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।